अगर आपको सीजीएल के प्री और मेंस में अगर पूरे मार्क्स लाने हैं तो आपको दूसरे से अलग क्या करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। क्या आप भी सेम पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे बेसिक तरीके से, तो आप कभी भी पूरे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि लगभग पिछले 5 सालों में मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्री में 50 में 50, मेंस में जब 200 में 200 आते थे 200 में 200, 90 में 90 लाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे रैंक के साथ अभी भी सीजीएल में मतलब एक तरीके से सिलेक्टेड हैं। तो आपको सही टेक्निक पता होना चाहिए। क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो कई कुछ बहुत ही इजी होते हैं। वैसे मैं एक्चुअल बताऊं तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लेवल काफ़ी लो होते हैं। बस बोल सकते हैं कहीं कहीं के बीच बीच में क्वेश्चन कैलकुलेटिव थोड़े से डाल दिए जाते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना वो काफ़ी लो होता है, जिनको आप 20 से 25 सेकंड के अंदर में हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको सही अप्रोच होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को लगाना है, कहाँ पे कौन सी टेक्निक लगानी है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको 10 सेकंड के अंदर ही बना सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे 20 सेकंड भी लगेगा, कुछ ऐसे कैलकुलेटिव होंगे उनको किस तरीके से एग्जाम में टैकल करना है, वो सारी चीज़ सीखेंगे, जिससे आप पूरा का पूरा अपना एग्जाम एक तरीके से जैसे दे सकते हैं, जैसे कवर कर सकते हैं। यानी अगर आप पूरे 50 मार्क्स के सारे वीडियो देखते हैं तो 100% मेरा चैलेंज है आप पूरा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स के किसी भी एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप नाम से, जहां पे अभी J70 का एक कूपन कोड लग रहा है जिससे आपको कुछ ऑफ मिल जाता है। इसके अलावा ये एसएससी के लिए मैंने ये प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एसएससी का प्रैक्टिस बैच है जो स्पेशली 2000, इसमें थोड़ा हाई लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, बाकी यूट्यूब पे भी करेंगे, वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर करेंगे कि जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन में करा रहा था तो मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उस लेवल के सारे बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में तो एग्जाम में तो देखिए प्रीवियस ईयर बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, जैसा ये पूछे गए हैं ये इजी लेवल वाले क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं। अब चलिए, अब इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है, पहला क्वेश्चन इलेक्शन से दिख रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है, इसमें कई वेरिएशन में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इनको लगाने के दो अगर अप्रोच आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक रेशियो मेथड से लगाना है, दूसरा लगाना 100 को इक्वेट करके लगाना है। तो क्वेश्चन किस तरीके से, देखिए जब भी क्वेश्चन में दोनों टाइप आपको ऑलरेडी मैथ्स फाउंडेशन में कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको सिखाया गया है किस तरीके से करना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे क्या दिया है कि दो उम्मीदवारों के बीच के चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। अब Y ये कहीं ना कहीं ये वेरिएबल्स दे दिया एक तरीके से, ये नंबर में भी दे सकता था 10, 15, 20, 25 और बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। तो Y दे दिया तो हम ऐसे मान लेते हैं कि Y का मतलब हम ऐसे मान लेते हैं कि A में से कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा तो B लोगों ने दिया होगा। फिर दूसरा लाइन में बोला कि 10% लोगों ने मत अवैध घोषित कर दिया, ये 1/10 होता है, यानी यहाँ भी 10 में से 1 अवैध हो गया तो कितने लोगों ने वैध कितना होगा, तो बोलेंगे 9 वैध होगा। अच्छा, इसके बाद का जो डेटा हमारे पास है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इसको पढ़ना होता है यहाँ पे कि जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का इतना प्रतिशत मत मिला है और वही क्या हुआ एक पक्ष में पड़े और इतना प्रतिशत, देखिए अब आप कॉमन सेंस बता सकते हैं जिसको 59.375 मिला होगा वो जीता ही होगा। लेकिन आगे डेटा क्या दिया, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया और चुनाव मतदान करने वाले लोगों की संख्या 16,000 थी, टोटल संख्या दिया हुआ था, लेकिन मिला है उसको ये वाला। ये डेटा जो है ये क्या दिया है, ये दिया हुआ है कितने मतों से जीता। अगर एक को 59.375 है तो इधर वाला 625 हो जाएगा, इसको घटा देंगे, यानी कि एक को मिला है। देखिए इसमें 0.625 जोड़ेंगे तो 60 और 40 100, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही ये वाला दिया है। तो डिफरेंस निकाल दे, अगर यहाँ पे 0 है, ये हमारे पास 18.75% है। 18.75 देखिए हमको सबको याद होना चाहिए, 6.25 की वैल्यू 1/16 होती है, ऐसे 18.75 की वैल्यू 3/16, इसका 3 गुना होता है ये। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पहले से आए, मतलब इस 16 मतों में से इसको 3 मत मिला। देखिए हमने ना तो 3 16 में जोड़ा ना तो घटाया, क्यों? क्योंकि ये जो बीच का डेटा है ना, डिफरेंस, उसकी डेटा वह दिया हुआ था। अब इधर क्वेश्चन में बोला था कि टोटल 16,000 थे जिसमें इसको मिला है 2484। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जब इधर वेरिएबल्स आ जाते हैं, अगर ये नंबर आता तो सीधा गुणा कर लेते, लेकिन वेरिएबल से तो आप काट सकते हैं। 16 से कट जाएगा, 10 से 1 0 कट जाएगा, इधर 100 बचेगा। 3 से देखिए ये 8 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 8 बार में, 9 से 9 बार में कटेगा, 9 दूना 18। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये किसकी डेटा है, ए और बी का डेटा, यही बचा हुआ हमारे पास। तो ये कितना कमी हो रही है, तो बोलेंगे 8% की कमी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। और ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी है, बस यहाँ मैंने लगाने के लिए आपको दिखाया। नहीं तो आप एग्जाम में अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, ये टाइम कहाँ आपका लग सकता है। एक चीज़, इनके डिफरेंस को निकालने में समय लग सकता है आपको,
अगर आपको नहीं पता, बाकी ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू है तो ये कितना होता है 3 गुना। इससे ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना आगे से कि अगर 6.25% की वैल्यू 1/16 है तो आगे से याद रहेगा, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। जैसे इसका ये पूछा आता है, इसमें कई बार आपको मिला हुआ है, तो ये 3/16 हो जाएगा। अगर मैं इसका 5 गुना कर दूँ, देखिए 31.25 कर लूँ तो ये 5/6 ना, तो 5/16 हो जाएगा। एक हमारे पास आता है 56.25, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ये वाला डेटा ध्यान रखना है। ये कई जगहों पे यूज़ किया जा सकता है, प्रॉफिट लॉस में हो सकता है, सीआई में हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। तो कुछ परसेंटेज को अपने लेवल को थोड़ा सा बेहतर बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन कि मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए की राशि उधार ली और प्रथम वर्ष की समाप्ति पे उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पे सभी लंबित बकाया राशि भुगतान करना चाहता है, प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष में समाप्ति पे कितना। पहला चीज़ कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब हम भुगतान बीच में पैसा जमा करते हैं, वो हमारा हमेशा प्रिंसिपल से कटता है, इंटरेस्ट से नहीं कटता। ऐसा नहीं कि पहला साल का जो इंटरेस्ट होगा उसमें ये कम होगा, नहीं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे तो हमको इंटरेस्ट मिलता नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में, तो प्रिंसिपल में कम हो जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है, 99% लोग ये सोचेंगे इसको करने के लिए कि नॉर्मली इसका 20% निकालेंगे, देख लेंगे कितना ब्याज मिला, फिर इसमें से 21,000 समथिंग जो ये है इसको घटा देंगे, जो बचेगा उस पर 20% और ब्याज लगा देंगे, सभी को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। यही होगा प्रोसेस। लेकिन मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर डेटा ईजी होता तो क्वेश्चन हो सकता है कि 4-5 सेकंड 10 सेकंड वाला ही होता, लेकिन अब डेटा ऐसा दे दिया है कि जहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज़्यादा है नॉर्मल तरीके से, और 99% लोग यही सोचेंगे कि कैलकुलेशन करें इसमें, और कहीं ना कहीं वो गलत तरीका है। एग्जाम में आप दूसरे से पूरे मार्क्स क्यों नहीं ला पाते, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया या छोड़ दिया या टाइम वेस्ट कर दिया, तो कहीं और उसका टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इनके डेटा को सबको अप्रॉक्स लगा लीजिए। देखिए क्यों अप्रॉक्स लगा रहे हैं हम लोग, अप्रॉक्स इसलिए क्योंकि देखिए सभी नंबर बहुत है, 5,61,000 समथिंग है, 5,58,000 है, 5,64,000 है, 5,56,000 है, तो बहुत, तो जीरो बना लीजिए, 0 0 0 सबको जीरो कर लीजिए। छोड़िए, अब ये जीरो हमने सबको जीरो कर दिया, हम चलिए ये जीरो भी हटा देते हैं, 2 जीरो और भी। हम मान लेते हैं सिर्फ हमारे पास 4,200 रुपये था, इस पे 20% का हमारा इंटरेस्ट मिला, 20% 10% 420, तो ये 840 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। अब क्या हुआ कि जब 840 इंटरेस्ट मिल गया तो इसने इतना रुपये जमा भी किया है। अब देखिए इसको, ये कितने डिजिट का था हमारे पास, 6 डिजिट का, तो हमने इसको क्या कर दिया था 4 डिजिट, 2 डिजिट यहाँ से भी घटा लेते हैं। अब ये 200 कितना हमारे पास है, 16 है, 216 छोड़िए 200 ही मान लीजिए इसको, जब अप्रॉक्सी लगा रहे हैं 200 इसमें से घटा लीजिए, अब कितना बचा है 4,000। अब दूसरे साल का ब्याज फिर से 20% लगेगा, ये तो 20% लगेगा क्योंकि ये वाला जो पैसा हमने जमा कर दिया है, तो ये इसका कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अभी 800 और ये वाला जमा करना है, ये जमा करना है, ये जमा करना है, क्योंकि ये तो जमा हो गया था, तो 8 8 1600, यानी कि इसमें जोड़ लेते हैं 1640। अब जोड़ेंगे देखिए 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 564 से शुरू होना चाहिए आंसर, और ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब इससे बड़ा ही आंसर आएगा। तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर ऑप्शन दूर दूर है तो। अगर आपको लगे कि नहीं ऑप्शन तो बहुत पास में है, पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंज है, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सभी को करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन आपके दूर दूर है तो जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करके सभी जैसा करिए जैसे सारे भीड़ लोग करे, मतलब सभी लोग जैसे करेंगे वैसे करेंगे तो आप अलग हो ही नहीं पाएंगे दूसरे से। यानी अगर आपको रैंक में जगह चाहिए, टॉप 100 में चाहिए, तो आपको हमेशा अलग तरीके से सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंसारी लागत मूल्य पे चावल बेचने का दावा करता है, यानी ये बोलना चाह रहा है कि जो सीपी है एसपी है उस पर हम दोनों पे 1 रुपया है तो 1 रुपये में बेचेंगे, ये पहले लाइन का मतलब है कि दावा करता है। और 1 केजी के जगह पे 870 ग्राम नकली वजन का यूज करता है, यानी वेट जो है वो 1000 ग्राम के जगह पे ये 870 ग्राम देता है। ये वेट का अनुपात है, इसका उल्टा अनुपात कर देते हैं तो ये सीपीएसपी का अनुपात आ जाता है कि मतलब 870 रुपये वाले को 1000 में बेचता है। अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये ओवरऑल हमारे पास 87 रेशियो सभी आया। कितने का लाभ हुआ तो बोलेंगे 13 का लाभ हुआ, 87 पे लाभ हुआ। अब यहाँ पे लगाने के 2 तरीके हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है यहाँ तक तो बहुत कॉमन सा ये सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, जहाँ पे हर एक लेवल के क्वेश्चन बताए गए आपको।
अब ये कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो था नहीं, तो हमने सोचा कैलकुलेशन ही करते लेते हैं, जो भी आपको इजी बना सकता है, टाइम जहाँ पे वेस्ट कर सकते हैं एग्जाम में। हमने देखा कि 13 से ये 6 बार जा सकता है, 13 छंग 78 या 13 सत्ते 91। मतलब अगर हम 7 बार ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा, और 6 बार ले जाएंगे तो कम, यानी आंसर इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। ये 16.66 है और ये वाला होता है 14.28। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि ये इससे पास में है या इससे, देखिए 13 सत्ते 91 से थोड़ा कम है और 13 छंग 78 से ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता इसके आसपास, मतलब इससे पहले तो आंसर इनके बीच में आएगा। अगर इनके बीच में बात करें तो ये दोनों तो नहीं है। अब आपके पास ये भी आंसर में है, ये भी आंसर है, लेकिन आप खुद से सोचिएगा कि 1/7 ये ऑलरेडी इसमें से क्या है कि इस ज़्यादा वैल्यू ली है तब इतना है, यानी कि इससे थोड़ा सा और बड़ा आएगा और इसको आंसर कर लेंगे, इसको हटा देंगे, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला होगा। बाकी कभी कभी हो सकता है कि इनके बीच में एक ही ऑप्शन मिले, तो वही कर लेना है। अगर मान लीजिए ये भी आपसे नहीं हुआ तो आप लास्ट ऑप्शन ये भी कर सकते हैं, 1300/87। अब आपको ये देखना कि कितने बार भाग जाएगा, तो बोलेंगे एक बार जाएगा। इसके बाद वाला भाग देखिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला डिजिट सब में चेंज है, 1 है, 4 है, 8 है, 5 है, कितने बार भाग जा सकता है बस वो निकाल लेंगे तो भी आंसर निकाल सकते हैं। बाकी ऐसे भी कर सकते थे, दोनों ऑप्शन आपके पास है कैलकुलेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बराबर में यहाँ 1 दिया हुआ है, मतलब इसका गुणा इधर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब ये बेसिक बॉडमास वाला रूल है, इसमें ज़्यादा नहीं, पहले भाग देना, हमने भाग दे दिया, ये हो गया 11 के माइनस में 9 बराबर में, इसको इधर ले जाते हैं, देखिए ये 36 है, ये 35 है, तो इधर से घट गया तो ये 1 + k² होगा। अब बेसिक क्वाड्रेटिक पेस है ना, 11² - 11k + 10 बराबर में 0। एक 10 बना लीजिए, एक बना लीजिए, -10 -1, देखिए गुणा करने पे 10, जोड़ने पे -11, तो k की वैल्यू एक 1 आ जाएगी, एक 10 आ जाएगी। मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं था। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगा के भी रख सकते थे, k का मान अगर पूछा जाए तो, क्योंकि k का मान यहाँ निकलेगा और तो कोई वैल्यू निकल नहीं सकती, क्योंकि ये 1 दिया है तो यहाँ k का ही वैल्यू निकल सकता है। तो ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, इसको तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। देखिए ये भी CGL 2024 में देखिए एक ही सेट में थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है, और जब इजी आ रहा है तो एकदम इजी आ जा रहा है, जिनका कोई लेवल ही नहीं होता है, तो ऐसे पेपर में आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 5 ही 6 सेकंड में आंसर निकल जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे हो सकता है आपको 20 सेकंड से ज़्यादा देना पड़ जाए, लेकिन हर क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको टाइम मिनिमम से मिनिमम यूज़ करना है जो आपके एग्जाम में ज़रूरत हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे लगाना है आपको। k का मान क्या हो सकता है जिसमें संख्या 6 से विभाजित, 6 का मतलब होता है कि जो 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, और 2 से तभी कट सकता है जब यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो सम संख्या होना चाहिए, यानी 2 हो सकता है, आप बोल सकते हैं 2 पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल हो सकता है। अच्छा ऑप्शन में 4 भी है, 6 भी है, 8 भी हो सकता है, और कोई नंबर हो सकता है 2 4 6 8, यही पॉसिबल हो सकते हैं जितने नंबर पॉसिबल है ये सम संख्या के हिसाब से। लेकिन हमको 3 से भी तो काटना है, 3 से देखिए 2 1 3 कट जाएगा, और ये 7 और 2 9 कट गया, ये 9 कट गया, 4 बचा है, कि 4 प्लस यहाँ पे k रखना है और 3 से काटना है। अगर इसके जगह पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। और क्या 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, 4 रखेंगे 8 हो जाएगा, 8 4 12, मतलब 8 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं क्या, 6 4 10, 6 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, यानी कि हमारे पास k की वैल्यू 2 पॉसिबल हो सकती है, एक हमारे पास हो सकती है 2 और एक हो सकती है 8। अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जाए 2 और मैक्सिमम पूछा जाए तो 8, लेकिन ऑप्शन में 8 दिया नहीं तो क्यों दिमाग लगाना, ऐसे कभी कभी उल्टा सीधा क्वेश्चन ये लोग बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू का मतलब लिमिटेशन होना चाहिए। वैसे ऑप्शन में नहीं दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु पे 550 रुपए का अंकित है, इसे 40, अब देखिए ये कोई क्वेश्चन होते नहीं है, जैसे जो आपको मैं प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन सेट नंबर 1 या 2 में कराया हूँगा, उससे आपके लेवल को बढ़ाने का यानी कि एक अच्छा सोचने का लेवल हो जाता है। अब ये कोई क्वेश्चन होते नहीं है जो आपके CGL एग्जाम में आते हैं, जो सिंगल 1-2 लाइन वाले होते हैं, ये मेंटली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको सही तरीके से पता हो तो। पहले बोला 550 रुपये है, इसमें 40% की छूट दे दिया, 40% की छूट मतलब 40% छूट कर देंगे, मतलब 60% निकाल दीजिए, तो 60% इसका कितना होगा, 6 गुणा कर लेंगे, 6 5 30, 6 5 30 3 33, 330 रुपये हो गया। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो छूट देने के बाद विक्रय मूल्य बेचा क्या हो, 10% अधिक, यानी 110 बराबर 333 से 3 गुना पे 100 बराबर 3 गुना 300, यानी 300 आंसर हो जाएगा। अब ये माइंड में ही लग जाते हैं। अब देखिए फिर से एक बार सोचिए, ऐसे हम सेलिंग प्राइस अगर निकालेंगे, अगर बेसिक तरीके से कि इस जो 550 है, इस पे छूट दे दिया गया था 40% का, 40% मतलब इसका 60%। अब 0 से 0 ही कट जाएगा, बस 6 से गुणा कर दिए, 330 आ गया। बोला ये जो है ना, ये 110% है CP का, तो CP अगर 100 है तो इसकी वैल्यू अगर 333 दिया हुआ है, 330 दिया हुआ है, तो इसका भी 3 गुना, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा।
एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर आप चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं लगाने के। रेशियो मेथड लगा सकते हैं ऐसे कि पहले छूट दिया गया था, छूट का मतलब डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस और एसपी का रिलेशन होता है। तो आप बोलेंगे 40% मतलब 2/5 होता है। 5 वाले सामान को हमने 2 में दिया था, 3 में बेचा गया है। फिर हमने बोला कि ये जो क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ये 10% अधिक होना चाहिए सीपी से। अगर ये 10 होगा तो ये 11 होना चाहिए। इन सभी का अनुपात बना लेंगे, इन तीनों का अनुपात, तो बोलेंगे इनको गुणा कर लेते हैं। देखिए ये 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और ये वाला 30। अब 55 की वैल्यू क्वेश्चन में 550 दिया था, तो 30 की वैल्यू 300 हो जाएगी। ये इससे 10 गुना पे, तो ये भी 10 गुना पे। रेशियो लगा सकते हैं, जैसे लगा लीजिए। ये सब टाइम वेस्ट करने वाला तरीका हमारे हिसाब से, अगर आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज हो चुका है कि सेलिंग प्राइस क्या है और परसेंटेज को मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है कि आप जब पढ़ रहे थे, स्टार्ट किए थे पढ़ना, तब के लिए रेशियो मेथड या कोई मेथड, अब जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये सीधा बता दिया अंकित मूल्य 40% छूट हो गया, तो आप बोलेंगे 10% कितना, 55 आ गया। तो अब 10% 55 है, 40% मतलब इसका गुना कर देंगे हम, कितना, 4 गुना कर देंगे। तो 55 का 4 गुना कितना, 220 हो जाएगा। 220 इसमें बस घटाना था, 20 पहले घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 30, और 200 घटा लेंगे, 330 हो गया। फिर बोला जो ये 330 सेलिंग प्राइस है, ये अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी 110 की वैल्यू, या हम बोल सकते हैं 11 यूनिट की वैल्यू। 11 = 33, 10 = 30 हो जाएगा। बाकी जीरो लगा देना दोनों तरफ से, 300। तो ये ईजी वाले क्वेश्चन है, मेंटली आपको सोचना होगा। ये 2024 वाले में ऐसे क्वेश्चन कई सारे मिले थे आपको। वैसे तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमारे हिसाब से CND होना चाहिए, जिसको आप निकाल नहीं सकते हैं। स्पेशली अगर ऑप्शन का सहारा ना दिया जाए यहाँ पे, तो आप इसको फाइंड करना आपके लिए बड़ा मुश्किल टास्क है, हिट एंड ट्रायल रख के करना। अब जैसे क्वेश्चन ये 2024 में जब हम लोग वो कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उस समय जब पेपर हुआ था, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि रुपए जो है 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में, सिक्कों को P को 100 रुपए का भुगतान करना है। भुगतान करने के लिए सिक्कों की संख्या 40 है, और यहाँ पे 5 वाले मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है आपके सामने कि देखिए, अगर हमारे पास सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया, ना तो वैल्यू का दिया है, तो सीधा बता दिया वैल्यू 100 रुपए है और संख्या 40 है। तो आप बोलेंगे मान लीजिए एक सिक्का X था, एक Y था और एक Z था, तो इनकी संख्या 40 है। बोलेंगे ये 5 रुपए वाला था, एक 5X हो जाएगा, एक 2Y, ये वाला मान लीजिए 2 रुपए वाला तो ये 2Y हो जाएगा, 1 रुपए वाला है तो 1 Z हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास 100 रुपए है। अब बोलेंगे एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है, अगर XY का मान निकालना हो, तो बोलेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये तो कैलकुलेशन सॉल्व ही नहीं होगा। आप अलजेब्रा पढ़े, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। इसमें एक ही तरीका लग सकता है कि XYZ की वैल्यू पुट करें, कि क्या वैल्यू यहाँ रख ले, जहाँ पे 40 आ जाए, यहाँ पे रखने पे ये 100 आ जाए। तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, तो ऐसे मैक्सिमम लोग एग्जाम में सोच नहीं पाए। लेकिन मैं बताऊँ तो ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड वाला ही था एग्जाम में। क्योंकि क्वेश्चन अगर बनाया गया है तो कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ, एक्चुअल देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये सही नहीं है, क्योंकि ये निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके का ऑप्शन दिया उसके हिसाब से आंसर निकालना इसका 2-3 सेकंड का काम था। कैसे? अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि 5 की संख्या निकालनी है हमको। अब ये कैसे निकालेंगे आप एग्जाम में, ये सब तो छोड़ दीजिए, तो मान लीजिए हो गई कॉन्सेप्ट की बात है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाना होता हमको। अगर इस तरीके से दिया तो इसको सॉल्व कैसे करना, इसके हिसाब से आंसर तो CND होना चाहिए। लेकिन अगर कई सारे क्वेश्चन आए, कई सेट में आए, हो सकता है इस बार दोबारा इस पे मिल जाए क्वेश्चन, तो इनका ऑप्शन रखने का पैटर्न ही बड़ा यूनिक था, जिससे कि आप आंसर खुद ही बता सकते थे। अब इसमें बोला है कि देखिए, पहला ऑप्शन 13 रुपए दिया है, और ये बोला 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो 13 × 5 = 65 रुपया, तो ये खुद ही हो जाएगा। अब बचा कितना सिक्का इसमें, से बोलेंगे 40 में से 13 सिक्का तो हमारा निकल गया, बचा कितना, 27। अगर वो सभी 27 के 27 कुछ 2 रुपए वाले होंगे, कुछ 1 रुपए वाले होंगे, तो इन सभी को मिला के पॉसिबल हो सकता है कि ये 100 बन जाए इसमें से। क्योंकि देखिए 27 रुपए होगा तो जोड़ेंगे तो कुछ 100 के लिए, तो पूरा 100 से ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे आप उठाएंगे 17, तो बोलेंगे 17 × 5 = 85 रुपये, तो यही हो गया। अब 17 के बाद यहाँ पे जो बचा हुआ 23 सिक्के, अगर 23 के 23 अगर 1-1 रुपए के भी होते, 2 रुपए का तो छोड़ देते हैं हम लोग, तो भी ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 18 × 5 = 90, और 90 के बाद इसमें बचा है कितना, 22 सिक्के। 22 रुपये अगर सब 2 रुपए वाला हम हटा देना, तो भी ये क्या है, एक्सेस नंबर दिया हुआ हमारे पास। 16 × 5 = 80। 16 के बाद हमारे पास 24 सिक्के बचे। अगर 24 सिक्के 2 रुपए हम हटा भी लेते हैं कि चलिए 2 रुपए वाला सिक्का नहीं है, सब 1 वाले हैं, तो 24 इसमें जोड़ेंगे तो भी ये क्या होगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये सारे ऑप्शन तो गलत दिए हैं, एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉसिबिलिटी है, तो यही वाला आंसर होगा। हमको चेक भी नहीं करना है इसको
कि एग्जाम में हम चेक करें कि कितने 2 का है, 1 का, आप निकालने का टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। हाँ, हम यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 65 रुपए के बाद ये 27 सिक्के हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है कुछ 2 के और कुछ 1 के सिक्के हों और 100 तक पहुंच जाएं, लेकिन इन सब में पॉसिबिलिटी नहीं था। और जितने भी सेट में क्वेश्चन आए थे ना, ऐसा ही ऑप्शन दिया था कि आप निकाल सके। मतलब ये क्वेश्चन एक कॉमन सेंस से बेस्ड क्वेश्चन था। अगर एक्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अधूरा क्वेश्चन है, डेटा नहीं है इसमें पूरा। कोई भी एक और इक्वेशन इसमें बना के देता तो क्वेश्चन पूरा हो सकता था, लेकिन जैसा ऑप्शन दिया था उसमें से एलिमिनेट करना सबसे आसान था। ऑप्शन, सारे ऑप्शन ऐसे ही बनाए गए थे। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि ट्रैप हो जाए एग्जाम में और हम सोचे कि क्वेश्चन गलत है और छोड़ा है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया है, 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो पॉसिबल हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर 17 सिक्के होंगे, 5 के 85 हो जाएगा, तो बचे हुए सिक्के में क्या आपको लगता है कि उतने सिक्के में 15 रुपए ही होंगे? जो 22 सिक्के हों और कितने 23 सिक्के हों और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 15 रुपए उससे बने, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मिनिमम सिक्कों का जो मूल्य है वो 1 रुपए है और 23 सिक्के हमारे पास, तो मिनिमम 23 रुपए तो होंगे ही होंगे। और यहाँ 85 प्लस 23 जोड़ेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं गलत डेटा है, तो इसका ध्यान देना है। एक ही ऑप्शन था और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आगे से ऐसा मिलेगा तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। बाकी कुछ 0 लेवल वाले क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। एलिगेशन में एक परीक्षा में बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत इजी है और अगर आप पढ़ें तो कॉमन तरीके से समझ सकते हैं। औसत दिया था इनका, हाँ औसत अंक दिया था 75 है, इनका 80 है। ये कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत इजी तरीके से सिर्फ निकाल सकते हैं। 2-3 का अनुपात हो जाएगा। कभी कभी इनकी संख्या भी दे सकता है कि इसकी संख्या, इसका संख्या दिया हो कि मान लीजिए 60 दिया है, 50 दिया है, 40 दिया है, 20 दिया है,